अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मनियार मोहम्मद ज़करिया, असिस्टेंट टीचर यूज़ नेशनल हाई स्कूल फॉर बॉयज़ एंड जूनियर कॉलेज नासिक। और आज हम जोग्राफिया का 12वीं जमात का सबक नंबर 3 इंसानी बस्तियाँ और ज़मीन का इस्तेमाल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो ये इस सबक पे मेरा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर में हमने इंसानी बस्तियों की किस्में और इंसानी बस्तियों की तर्ज के लिहाज से तकसीम देखे थे, और इस लेक्चर के अंदर हम इंसानी बस्तियों को उनके कार मनसबी यानी कि इंसानी बस्तियों को उनके फंक्शन के मुताबिक किस तरह से तकसीम किया जाता है। तो बस्तियों को उनके कार मनसबी फंक्शन की बुनियाद पर भी तकसीम किया जाता है। तो कार मनसबी का मनसब हो सकता है इंसानी पेशे। तो किस तरह से इंसानी बस्तियों के अंदर अंदर इंसान मुख्तलिफ किस्म के पेशे जो है वो अंजाम देता है, तो उस लिहाज से भी इंसानी बस्ती को तकसीम किया जा सकता है। कार मनसबी फंक्शन की बुनियाद पर बस्तियों को बड़े पैमाने पर दो किस्मों देही और शहरी बस्तियों में तकसीम किया जाता है। तो कार मनसबी की बुनियाद पर इंसानी बस्ती को देही बस्ती और शहरी बस्ती में तकसीम किया जाता है। तो इन दोनों इलाकों में इंसानों के जो पेशे होते हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, और इसी पेशों की बुनियाद पर इंसानी बस्तियों को तकसीम किया गया है। तो शहरी इलाकों की सरगर्मियाँ कार मनसबी, तो शहरी इलाकों में कौन सी सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती है, कौन से फंक्शन, कौन से कार मनसबी अंजाम दिए जाते हैं। फंक्शन ऑफ अर्बन सेटलमेंट, कम अज कम 75% काम करने वाली आबादी गैर ज़राती सरगर्मियों में मुलविस होती है। यानी कि शहरी इलाकों में 75% से ज़्यादा आबादी जो है वो गैर ज़राती पेशों के अंदर मुलविस होती है, गैर ज़राती पेशे वो अंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पर सानवी पेशे, सलासी सरगर्मियाँ और राबवी सरगर्मियाँ। तो इन सरगर्मियों के अंदर शहरी जो आबादी के लोग हैं वो इसमें मुलविस होते हैं और सानवी, सलासी और राबवी सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं शहरी इलाकों में। तो ये शहरी इलाके। उसके बाद है देही इलाकों की सरगर्मियाँ या देही इलाकों की कार मनसबी, फंक्शंस ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। देही इलाकों में 75% से ज़्यादा लोग इब्तदाई सरगर्मियों में मसरूफ़ होते हैं। तो देही इलाकों की ज़्यादातर जो आबादी है 75% से ज़्यादा लोग जो है वो इब्तदाई सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं, वो इब्तदाई सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पर ज़राअत, जंगलबानी, माहीगिरी और कानकूनी पेशों में ये लोग जो रहते हैं वो मसरूफ़ रहते हैं। इब्तदाई सरगर्मियाँ देहाती इलाकों में, देही इलाकों में लोग अंजाम देते। तो इस तरह से वहाँ पर इंसानी बस्तियों को तकसीम किया गया है उनके कार मनसबी यानी कि इंसानी सरगर्मियाँ, इंसानी पेशे के लिहाज से। तो शहरी इलाकों में ज़्यादातर लोग गैर इब्तदाई सरगर्मी, गैर ज़राती सरगर्मी में मसरूफ़ रहते हैं, और देही इलाकों में 75% से ज़्यादा लोग जो है वो इब्तदाई सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं। ज़राअत, माहीगिरी, जंगलबानी, कानकूनी पेशों में वो मसरूफ़ रहते हैं। तो ये देही बस्ती, देही इलाके। ज़रा याद करें तो ये एक एक्टिविटी दी गई है टेक्स्ट बुक के अंदर जिसे हमें मुकम्मल करना है। क्या आप शहरी और देही बस्तियों में फ़र्क कर सकते? तो हमें देही इलाकों में और शहरी इलाकों में क्या फ़र्क पाया जाता है उसे यहाँ पर बयान करना है। तो मैंने यहाँ पर दो कॉलम बनाए हैं, एक में है देही बस्तियाँ और दूसरे में है शहरी बस्तियाँ, और उसके फ़र्क को यहाँ पर लिखा गया है। तो सबसे पहले देही बस्तियों में कम आबादी की गुंजाइश होती है। तो देही इलाकों में, देहातों में आबादी कम पाई जाती है और आबादी की गुंजाइश भी कम होती है। शहरी बस्तियों में ज़्यादा आबादी और ज़्यादा आबादी की गुंजाइश
पाई जाती है। इसके बाद देही इलाकों में मुंतशिर और जसामत में छोटे होते हैं। देही इलाके मुंतशिर होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, और जसामत में छोटे होते हैं। और शहरी इलाके मरबूत और जसामत में बड़ी होती है। तो ये बड़े इलाकों में फैले हुए रहते हैं शहरी इलाके। देही इलाकों में मकानात की तादाद कम होती है, आबादी कम होती है देही इलाकों में, इसलिए मकानात की तादाद भी कम पाई जाती है। शहरी इलाकों में मकानात की तादाद ज़्यादा पाई जाती है। देही इलाकों में ज़्यादातर लोग बुनियादी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं, जैसे कि ज़राअत, मवेशी पालना, उसके अलावा जंगलबानी, माहीगीरी, इस तरह की बुनियादी सरगर्मियों में, इब्तदाई सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं। ज़्यादातर लोग सानवी और सलासी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं शहरी इलाकों में। तो ज़्यादातर जो लोग हैं सानवी और सलासी सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं। इसके अलावा देही इलाकों में ये तमाम इब्तदाई मसनूआत को फराहम करते हैं। तो जो भी इब्तदाई मसनूआत रहती है तो ये देही इलाके ये शहरी इलाकों को फराहम करने का काम करते हैं। उसके अलावा शहर जो होते हैं ये तैयार करदा और सारिफ सामान की फराहमी करते हैं। जो कंज्यूमर गुड रहते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तैयार शुदा अशिया को ये फराहम करने का काम करते हैं शहरी इलाके। देही इलाकों में आमोदरफ्त और मवासलात की कम सहूलियात होती है। शहरी इलाकों में तरक्की याफ्ता आमोदरफ्त के ज़राए और मवासलात की सहूलियात होती है। उसके अलावा माशी और समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो बुनियादी सहूलियत रहती है, माशी और समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में कमी पाई जाती है। शहरी इलाकों में आला दर्जे की समाजी और माशी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पाई जाती है। तो ये फ़र्क शहरी इलाकों का और देही इलाकों का, देही बस्तियाँ और शहरी बस्तियाँ। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप इसमें शामिल कर सकते हैं और इसे मुकम्मल कर सकते हैं। इसके बाद है शहरी बस्तियाँ आम तौर पर मरकूज़, मरबूत, ग्रोही और जसामत में बड़ी होती है। तो शहरी इलाके ज़्यादातर जो रहते हैं वो जसामत में बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं, मरबूत रहते हैं, यानी कि मकानात ज़्यादा पाए जाते हैं और एक दूसरे के करीब करीब पाए जाते हैं। शहरों को उनके कार मनसबी बुनियादी सरगर्मियों की बुनियाद पर मुख्तलिफ अक़साम में दर्जाबंद किया जा सकता है। तो इससे पहले हमने शहरी इलाके और देही इलाकों की तकसीम देखे थे। अभी शहरों को भी और उनके कार मनसबी की बुनियाद पर दर्जाबंद किया जा सकता है। भारत में आबादी की बुनियाद पर शहरों को कई अक़साम में दर्जाबंद किया गया है। तो भारत में भी जो आबादी की बुनियाद पर शहरों को दर्जाबंद किया गया है, ये जानने के लिए इस वेबसाइट पर विज़िट करें। तो टेक्स्ट बुक के अंदर जोग्राफिया की एक लिंक दी गई है वेबसाइट की, जो सेंसस ऑफ इंडिया की लिंक है, जिसमें भारत की जो आबादी की तकसीम है उसे बताया गया है। तो इस वेबसाइट पर विज़िट करने से हमें बहुत सारी मालूमात जो है वो हासिल हो सकती है। तो इसके ज़रिए हम इस तरह इस वेबसाइट पर ये भी देखें कि आबादी की बुनियाद पर भारत में बस्तियों को किस तरह दर्जाबंद किया गया है। तो इस वेबसाइट के ज़रिए हमें ये पता चलेगा कि भारत के अंदर आबादी की बुनियाद पर बस्तियों को किस तरह तकसीम किया गया है। इसमें बतौर ख़ास महाराष्ट्र की मिसालों का मुताला करें। तो महाराष्ट्र की जो मिसाल है इसके अंदर उसका मुताला करना है हमें ख़ास तौर पर। तो इस वेबसाइट पर विज़िट करने के बाद जो हमें मालूमात हासिल होंगी उसके ज़रिए हमें इन टेबल को मुकम्मल करना है। मंदरजा बाला वेबसाइट की मदद से दर्जे झेल जदौल को मुकम्मल कीजिए। तो ये 2 जदौल दिए गए टेक्स्ट बुक के अंदर, तो ये इसे हमें मुकम्मल करना है उस वेबसाइट की मदद से, जिसमें दर्जाबंदी दी गई है शहरों की, बस्तियों की दोनों कॉलम में, और वहाँ की आबादी बताई गई है कि कितनी आबादी उन इलाकों में पाई जाती है। तो पहला टेबल अगर हम देखें, पहला जदौल, तो इसमें शहरों की जो दर्जाबंदी है उसे
क्लास के हिसाब से जमात में तकसीम किया गया है। क्लास 1 से लेकर तो क्लास 6 तक ये दर्जाबंदी की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लास 1। तो इसमें इस बस्ती में, इस इलाके में 1 लाख से ज़्यादा आबादी पाई जाती है, जिसे हम क्लास 1 कहते हैं। उसमें जिस शहर के अंदर 1 लाख से ज़्यादा आबादी पाई जाती है उसे हम क्लास 1 इलाका कहेंगे। उसके बाद एक क्लास 2। तो क्लास 2 वो इलाके होते हैं जिनकी आबादी 50,000 से लेकर 99,990 पाई जाती है, उसे हम क्लास 2 इलाका कहते हैं। उसके बाद एक क्लास 3। तो इसमें जो आबादी पाई जाती है वो 20,000 से लेकर 49,990 आबादी पाई जाती है, जिसे हम क्लास 3 इलाका कहते हैं। उसके बाद एक क्लास 4। तो जिसमें 10,000 से लेकर 19,990 आबादी उस इलाके में पाई जाती है, उसे हम क्लास 4 इलाके कहते हैं। उसके बाद एक क्लास 5। तो इन इलाकों में 5,000 से लेकर 9,999 आबादी वहाँ पर पाई जाती है, तो उसे हम क्लास 5 कहते हैं। उसके बाद एक क्लास 6। तो इसमें 5,000 से कम आबादी पाई जाती है इस इलाके में, तो इसे हम क्लास 6 कहते हैं। तो इस तरह से जितनी जो दर्जाबंदी की गई है, ज़्यादा आबादी से लेकर तो कम आबादी वाले इलाकों के दरमियान ये दर्जाबंदी की गई है। सबसे ज़्यादा आबादी जिसमें पाई जाती है उसे हम क्लास 1 कहेंगे, उससे कम को क्लास 2 और सबसे कम को जहाँ पर 5,000 से कम आबादी पाई जाती है उसे हम क्लास 6 कहते हैं। तो ये आबादी के लिहाज से ये दर्जाबंदी की गई है, क्लासिफिकेशन किया गया है। और अगर हम इसी तरह दूसरा टेबल देखें, दूसरा जदौल देखें, इसमें भी दर्जाबंदी दी गई है, एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में आबादी दी गई है। तो इसमें जो शहरों की तकसीम है वो दी गई है और उनमें पाई जाने वाली आबादी जो है दूसरे कॉलम में बताई गई है। तो सबसे पहले कस्बा। कस्बा इसे टाउन कहा जाता है। तो इसमें कस्बे के अंदर कम से कम 5,000 की आबादी होती है। तो जिस इलाके में कम से कम 5,000 आबादी पाई जाती है उसे हम कस्बा या टाउन कहते हैं। उसके बाद है शहर, सिटी। तो सिटी के अंदर कम से कम 1 मिलियन से ज़्यादा आबादी पाई जाती है। तो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, 1 मिलियन कहते हैं 10 लाख को। तो जिसके अंदर 10 लाख से ज़्यादा आबादी पाई जाती है जिस इलाके में, उसे हम शहरी इलाके, सिटी एरिया कहते हैं। उसके बाद है उम्मुल बलद, मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो इसमें जो आबादी होती है वो 2 मिलियन से ज़्यादा आबादी पाई जाती है, जिसे हम उम्मुल बलद मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं। 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से ज़्यादा की वहाँ पर आबादी मौजूद होती है, जिसे हम उम्मुल बलद शहर कहते हैं। उसके बाद है बिलाद आज़म मेगा सिटीज़। तो इसमें जो आबादी है वो 10 मिलियन से ज़्यादा पाई जाती है। 10 मिलियन से ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं, उसे मिलियन सिटी बिलाद आज़म मेगा सिटी कहते हैं। तो 10 मिलियन यानी कि ये हो जाते हैं 1 करोड़ आबादी से ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद है अर्बन एग्लोमरेशन, शहरी ग्रोह या शहरुल शहर इसे कहा जाता है। ये शहरों के अतराफ मौजूद होता है एक इलाका जिसकी आबादी कम से कम 20,000 होती है। तो 20,000 के तकरीबन इस इलाके की आबादी होती है जो बड़े बड़े शहरों के अतराफ में ये इलाका मौजूद होता है। इसे हम शहरी ग्रोह कहते हैं या शहरुल शहर कहते हैं। अर्बन एग्लोमरेशन इसे कहा जाता है। उसके बाद है अफजाइश या इजाफा, इसे आउट ग्रोथ कहा जाता है। तो अफजाइश या इजाफा जो है ये जो कस्बा या शहरी इलाके रहते हैं उनके बाहरी इलाकों में ये बसाई जाती है इलाके, जैसे कि एक शहरी इलाका है, बड़ा इलाका है। तो अफजाइश या जो इजाफा है आउट ग्रोथ, ये शहरों के अतराफ में एक छोटी सी बस्ती रहती है, जैसे कि MIDC एरिया हो गया या फिर रेलवे कॉलोनी हो गई या यूनिवर्सिटी कैंपस हो गया, जो शहरी के बाहर के इलाकों में मौजूद होता है। लेकिन जो भी उसके ज़रूरतें रहती है, बुनियादी ज़रूरतें जो रोज़मर्रा की चीज़ें रहती है, वो
शहरी इलाकों पर पूरा उसका इन्हिसार रहता है, यानी कि वो सारी बुनियादी सहूलतें जो रहती है, ज़रूरियात, वो शहरी इलाकों से हासिल करता है, यानी कि पूरी तरह से अपने करीबी शहर के ऊपर ये मुनहसर होता है और सारी ज़रूरियात का सामान उन्हें अपने अतराफ़ के शहर से या कस्बे से हासिल होता है। तो इसे हम अफजाइश या इजाफा कहते हैं। और इसके अंदर तमाम जो सहूलियात शहरों में पाई जाती है, उसी तरह की सहूलियात जो रहती है वो इस आउटग्रोथ एरिया यानी कि इजाफा इलाके में पाई जाती है। जैसे कि MIDC हो गया, तो ये भी एक शहरी इलाके का पार्ट आ जाता है, एक अर्बन इलाका कहलाता है ये। तो इस तरह से ये इसमें तमाम जो चीज़ें मौजूद रहती है शहरों में, उसी तरह की चीज़ें जो रहती है जैसे कि बिजली, पानी और भी जो दीगर सहूलियात रहती है वो इसमें मौजूद पाई जाती है। इसे हम अफजाइश या इजाफा कहते हैं, जो शहरों के, बड़े शहरों के अतराफ़ या कस्बों के अतराफ़ में पाई जाती है। तो इस तरह से ये दर्जा बंदी के लिहाज से हमने इस जदौल को मुकम्मल किया है। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ टाउन एंड सिटी, यानी कि शहरों और कस्बों के जो कार मनसबी है वो किस तरह के है। शहरों में मुख्तलिफ अक़साम की माशी व दीगर सरगर्मियाँ जारी रहती है। तो शहरों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की माशी और दीगर सरगर्मियाँ जो है वो अंजाम दी जाती है। शहरी इलाकों में मुख्तलिफ अक़साम के अमाल जारी रहते हैं। शहरों को इनकी सरगर्मियों और उनके कार मनसबी की बुनियाद पर भी दर्जाबंद किया जाता है, यानी कि जो शहर होते हैं उनके अंदर जो सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती है मुख्तलिफ़ किस्म की, और जो फंक्शंस है, कार मनसबी जो है वो अंजाम दिए जाते हैं, उसकी बुनियाद पर भी शहरों को दर्जाबंद किया जाता है। कुछ शहर अपनी मखसूस सरगर्मियों, कारकर्दगी, पैदावार और खिदमत के लिए मशहूर हो जाते हैं, यानी कि कुछ जो शहर रहते हैं वहाँ पर पाई जाने वाली अशिया या फिर वहाँ पर जो सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती है उस लिहाज से भी वो मशहूर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जो सूरत शहर है गुजरात का, ये पूरे भारत के अंदर मशहूर है अपनी हीरा काटने की सनत के लिए। तो यहाँ पर जो हीरा काटने के आला दर्जे के यहाँ पर कारागिर मौजूद है, इसलिए यहाँ पर सूरत शहर जो है पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। उसी तरह से अगर हम बेंगलुरु शहर देखें तो ये भी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है अपनी IT इंडस्ट्री के लिए। जो IT सेक्टर है, इंजीनियरिंग, तो बेंगलुरु जो है अपने IT सेक्टर के लिए पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। तो कुछ शहर जो रहते हैं अपनी कुछ मखसूस सरगर्मियों की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं, या कुछ मखसूस किस्म की कारकर्दगी पाई जाती है, मखसूस किस्म की पैदावार या खिदमत वहाँ पर अंजाम दिए जाते हैं, जिसके लिहाज से वो पूरे इलाकों में मशहूर हो जाते हैं। हर शहर में बहुत सारी सरगर्मियाँ जारी रहती है। अपनी गालिब माशी सरगर्मियों व दीगर सरगर्मियों नेज़ मखसूस सरगर्मियों की बुनियाद पर भारत के कस्बों और शहरों को बड़े पैमाने पर दर्जे झेल जमातों में तकसीम किया जा सकता है, यानी कि जो भारत के शहर है उनमें जो सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती है उस लिहाज से उन्हें तकसीम किया गया है। तो जो उनमें गालिब माशी सरगर्मी, यानी कि जो डोमिनेंट फंक्शन है, जो सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर उस इलाके में अंजाम दिया जाता है, उस लिहाज से भारत के शहर और कस्बों को दर्जाबंद किया गया है मुख्तलिफ जमातों में। तो इसमें जो भारत के शहर है मुख्तलिफ, उसे दर्जाबंद किया गया है मुख्तलिफ कार मनसबी सरगर्मियों की बुनियाद पर, और उस लिहाज से हमें जो शहर है उन्हें यहाँ पर लिखना है कि कौन से शहरों में कौन से कार मनसबी या सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती। तो उसकी एक एक्टिविटी दी गई यहाँ पर, फिर से दर्जे झेल जदौल 3.2 को महाराष्ट्र और भारत के शहरों की मिसालें देकर मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर सरगर्मियाँ दी गई है, पहले कॉलम में कार मनसबी और दूसरे कॉलम में महाराष्ट्र के शहरों के नाम है, और तीसरे कॉलम में महाराष्ट्र के बाहर के शहरों के नाम। तो पहला है सरगर्मियों के अंदर वो है इंतज़ामी एडमिनिस्ट्रेटिव,
तो जो अगर महाराष्ट्र के एडमिनिस्ट्रेटिव शहर देखे, इंतज़ामी शहर देखे, वो है मुंबई और नागपुर। तो ये दो अहम इंतज़ामी शहर है जहाँ से तमाम जो इंतज़ामिया है हुकूमत का वो चलाया जाता है। तो मुंबई, नागपुर, उसके अलावा जो ज़िले हैं महाराष्ट्र के, जो डिस्ट्रिक्ट है, उनमें भी छोटे पैमाने पर इंतज़ामिया के काम जो है वो अंजाम दिए जाते हैं। तो तमाम अजला जो है महाराष्ट्र के वो भी इंतज़ामी शहरों में शुमार किए जा सकते हैं। तो मुंबई, नागपुर इसके दो अहम शहर हैं महाराष्ट्र के। अगर हम महाराष्ट्र के बाहर के शहर देखें तो लखनऊ हो गया, और लखनऊ के अलावा तमाम रियासती दारुल हुकूमत, जो जितनी भी राजधानी है रियासतों के, वो तमाम भी जो है इंतज़ामी शहर है। जैसे कि लखनऊ हो गया, उत्तर प्रदेश की ये कैपिटल है, राजधानी है, दारुल हुकूमत। उसी तरह से भोपाल, गांधीनगर, उसके अलावा चेन्नई, कोलकाता, ये तमाम शहर भी जो है ये इंतज़ामिया शहरों में इनका शुमार किया जाता है। उसके बाद है सनती, इंडस्ट्रियल। तो महाराष्ट्र के अंदर जो सनती इलाके सबसे बड़े, उनमें पिंपरी चिंचवड़ है, उसके अलावा इचलकरंजी है, जो महाराष्ट्र के अहम सनती इलाके हैं। और महाराष्ट्र के बाहर देखें तो कानपुर, जमशेदपुर, सूरत, विशाखापट्टनम, ये एक अहम शहरी इलाके हैं भारत के। उसके अलावा आमो तरफ ट्रांसपोर्टेशन, तो महाराष्ट्र में जो ट्रांसपोर्टेशन आमो तरफ के ज़राए जहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं वो है मुंबई, पुणे, नासिक और नागपुर इलाकों में जो आमोदरफ के ज़राए बड़े पैमाने पर मौजूद है। जैसे कि मुंबई के अंदर है सड़कें, रेल रास्ते, आबी नकलो अमल, फ़िज़ाई नकलो अमल, तमाम तरह की ज़राए यहाँ पर मौजूद है आमोदरफ के। उसी तरह से महाराष्ट्र के बाहर अगर देखें तो कोलकाता हो गया, दिल्ली, चेन्नई, ये भी यहाँ पर बेहतर आमोदरफ के ज़राए मौजूद है। उसके बाद है तिजारती इलाके, कमर्शियल सिटीज़, तो जिसमें महाराष्ट्र के अंदर एक कोल्हापुर, ठाणे अहम तिजारती मराकज़ है महाराष्ट्र के। उसी तरह अगर हम महाराष्ट्र के बाहर देखें तो वो है अहमदाबाद, नोएडा, एक अहम तिजारती मराकज़ है भारत में। उसके बाद एक कानकुनी माइनिंग, तो इसमें चंद्रपुर, महाराष्ट्र के चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, नागपुर, जहाँ पर मादनियात पाई जाती है इन इलाकों में, तो यहाँ पर कानकुनी का पेशा बड़े पैमाने पर किया जाता है महाराष्ट्र में। उसी तरह महाराष्ट्र के बाहर है रानीगंज, झरिया, दिग्बोई और अंकलेश्वर, तो यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर मादनियात जो है वो मौजूद है और कानकुनी का पेशा यहाँ पर अंजाम दिया जाता है। उसके बाद है फौजी छावनी, कंटोनमेंट, तो महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे शहरों में फौजी छावनियाँ मौजूद है, जिसमें देवलाली नासिक के अंदर और खड़की है पुणे में। इसके अलावा और भी शहरों में फौजी छावनियाँ मौजूद है, जैसे कि औरंगाबाद हो गया। और महाराष्ट्र के बाहर देखें तो जालंधर है, अम्बाला है, भोपाल है, आगरा है, तो इस तरह से अलग अलग शहरों में यहाँ पर फौजी छावनियाँ मौजूद है भारत के। उसके बाद है तालीमी शहर, एजुकेशनल एरियाज़, तो जिसमें महाराष्ट्र के अंदर जो अहम तालीमी शहर है, जिसमें पुणे है, नासिक, मुंबई, नागपुर, ये तमाम तालीमी मराकज़ हैं महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र के बाहर जो देखें तो वाराणसी है, इलाहाबाद, अलीगढ़, तो ये भी अहम तालीमी मराकज़ है भारत के, जहाँ पर बड़ी बड़ी तालीमी अदारे मौजूद है और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा मज़हबी इलाके, रिलीजियस प्लेस, तो जिसमें नासिक, शिरडी, पंढरपुर महाराष्ट्र के मज़हबी इलाकों में, और महाराष्ट्र के बाहर है वाराणसी, अमृतसर और अजमेर। उसके बाद है सयाहती टूरिज़म, तो महाराष्ट्र के जो सयाहती मकामात है, जिसमें माथेरान है, महाबलेश्वर है और मुंबई है, जहाँ पर लोग जो है सैर व तफरी के लिए जाते हैं। और महाराष्ट्र के बाहर जो है शिमला, माउंट आबू, जोधपुर, तो ये अपने ख़ास सरगर्मियों के लिए जाने जाते हैं ये तमाम शहर महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र के बाहर के। लेकिन अगर हम देखें जदोल को,
तो इसमें बहुत सारे शहर जो है वो उनमें एक तरह की सरगर्मियाँ अंजाम नहीं रहती है, बल्कि बहुत जगह ये नाम हमें दिखाई देगा। जैसे मुंबई हो गया, इंतज़ामी शहर है, साथ ही साथ आमोदरफ के ज़राए भी मौजूद है वहाँ पर अच्छे। उसी तरह से तालीमी शहर के लिए भी जाना जाता है वो, उसी तरह से सयाहती मकामात के लिए जाना जाता है। वाराणसी जो है तालीमी शहर है, उसके अलावा मजहबी शहर भी है। कोलकाता जो है यहाँ पर आमोदरफ के ज़राए पाए जाते हैं, साथ ही साथ इंतज़ामी शहर भी है वो। तो इस तरह से एक शहर जो है वो सिर्फ एक ही तरह की सरगर्मियाँ अंजाम नहीं देता। इससे हमें जाहिर होता है कि इस टेबल के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि एक शहर जो है सिर्फ एक ही तरह की सरगर्मियाँ अंजाम नहीं देता, बल्कि वो अलग अलग तरह की बहुत सारी सरगर्मियों को जो है वो अंजाम देता है। मरकूज़ा बाला शहरों के मुतालिक मालूमात हासिल करने के बाद हमें ये जानकारी हासिल होती है कि शहरों में सिर्फ कोई एक ही माशी सरगर्मी या काम नहीं होता। तो शहरों में जो माशी सरगर्मियाँ अंजाम देती है उसमें सिर्फ एक ही सरगर्मी अंजाम नहीं देती है, बल्कि उसमें बहुत सारी सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती है। वहाँ आम तौर पर एक से ज़्यादा सरगर्मियाँ जारी रहती है और वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ अक़साम की सरगर्मियों का इजाफा होता जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसमें और भी मुख्तलिफ सरगर्मियों का इजाफा होते जाता है, वो एक से ज़्यादा सरगर्मियाँ अंजाम देता है उस शहर के अंदर। मगर इन मुख्तलिफ अक़साम की सरगर्मियों में भी कोई एक ऐसी सरगर्मी होती है जो यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर होती है। तो जितनी भी सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती है तो उन तमाम सरगर्मियों में से कोई एक ऐसी सरगर्मी होती है जो ज़्यादा बड़े पैमाने पर, ज़्यादा वसी पैमाने पर उस शहर या उस इलाके में अंजाम दी जाती है। कस्बात जैसे जैसे शहरों और शहर बड़े शहरों यानी बिलाद आज़म में तब्दील होते जाते हैं, इन शहरों की पेचीदगियाँ भी बढ़ती जाती हैं। तो जो शहर होते हैं, छोटे शहर, वो वक्त के साथ साथ बड़े होते जाते हैं, शहर से छोटे शहर से बड़े शहर में तब्दील होते हैं। और जो बड़े शहर रहते हैं वो बड़े शहर से बिलाद आज़म यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तब्दील होते जाते हैं, यानी कि और ज़्यादा उनकी आबादी बढ़ती जाती है, और ज़्यादा इलाका उनका बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे शहर बढ़ते जाते हैं उनकी पेचीदगियाँ भी जो है वो बढ़ती जाती है शहरों के अंदर। उनमें अल मुख्तलिफ़ किस्म की माशी सरगर्मियाँ जो है वो एक साथ अंजाम दी जाती है। आम तौर पर जैसे जैसे शहर बड़े होते जाते हैं उनकी साख्त और खुसूसियात में बहुत सारी तब्दीली आती जाती है। तो जैसे जैसे शहर बड़े होते जाते हैं तो शहरों की जो साख्त होती है, जो बनावट होती है और जो खुसूसियात होती है उनमें भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आती जाती है। ये तब्दीलियाँ ख़ास तौर पर उनके ज़मीन के इस्तेमाल और साख्त में आती है, यानी कि किस तरह से शहर के लोग ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो शहर की बनावट है उनमें तब्दीली आती जाती है। इन तब्दीलियों का असर शहर के पस मंज़र के उफ़क़ी खत, स्काई लाइन पर भी होता है। तो उफ़क़ी खत यानी कि जो इमारतों की बनावट है, जो बहुत ज़्यादा बड़ी इमारतें होती है, कसीर मंजिला इमारतें होती है, उन पर भी हमें उसका असर दिखाई देता है जैसे जैसे शहर और ज़्यादा बड़े होते जाते हैं। उफ़क़ी खत यानी कि कसीर मंजिली जो इमारतें रहती है, स्काई लाइन जिसे कहा जाता है, उसमें भी तब्दीलियाँ आती जाती है। मश्क के आखिर में दी गई तस्वीर को देखिए, इसमें आपको ये बात ख़ास तौर पर नज़र आएंगी। तो इसमें टेक्स्ट बुक के अंदर जो मश्क है तीसरे सबक की, उसके आखिर में तस्वीर दी गई है, उसे देखकर हमें जो तब्दीली आती जाती है उफ़क़ी खत में, इमारतों के, शहरों के उफ़क़ी खत में, स्काई लाइन में, वो हमें वाज़े होती है। तो ये तस्वीर दी गई है, तो जिनमें यूएसए का शहर जो न्यूयॉर्क है, एक अहम तिजारती शहर है दुनिया का, उसकी तस्वीर दी गई है। और एक ही इलाके की तस्वीर दी गई है लेकिन अलग अलग सालों की है। तो पहली जो तस्वीर है ये 1932 की है, दूसरी है 1988 की और तीसरी है
2013 की। तो इससे हमें पता चलता है वक्त के साथ साथ शहर की उफ़क़ी खत यानी स्काई लाइन कैसे बदल जाती है। तो अगर हम पहली तस्वीर देखें तो यहाँ पर इमारतों की जो ऊंचाई है हमें थोड़ी कम दिखाई दे रही है दूसरे तस्वीरों के मुकाबले में। उसके अलावा जो यहाँ पर आबी इलाका है, जो समंदरी इलाका है, यहाँ पर हमें इसमें भी यहाँ पर कुछ यहाँ पर इमारतें दिखाई दे रही है। अगर हम दूसरी तस्वीर देखें नीचे की तो यहाँ पर वो यहाँ पर मौजूद नहीं है अभी, यानी कि यहाँ से वो हट गई है अभी दूसरी तस्वीर में। वक्त के साथ साथ इन्हें हटा दिया गया है। उसी तरह से दूसरी तस्वीर में अगर देखें हम तो पहले तस्वीर के मुकाबले में यहाँ पर जो इमारतें और ज़्यादा ऊंची होती गई है, इमारतों की जो ऊंचाई है और ज़्यादा बढ़ते गई है पहली तस्वीर के मुकाबले में। और अगर हम तीसरी तस्वीर देखें तो यहाँ पर भी इमारतें जो है ये उनकी तादाद और ज़्यादा बढ़ते गई। खास तौर पर यहाँ पर उन्हें एक पिंक रंग में यहाँ पर मार्किंग की गई है इमारत को, उसे हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें उस जगह पर पहले दो बिल्डिंग थी, दो इमारतें थी, जिसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है, जिसे ट्विन टावर भी कहा जाता है। बिल्कुल एक दूसरे के ये सेम थे इसलिए इसे ट्विन टावर भी कहा जाता है। और ये न्यूयॉर्क के सबसे ऊंची इमारतों में से इमारतें पाई जाती थी। तो इसे सन 2001 में जो दहशतगर्दी हमला हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर, तो इन इमारतों को जो प्लेन थे हवाई जहाज़ के ज़रिए उड़ा दिया गया था और पूरी तरह से ये तबाह होकर ढह गई थी इमारतें दोनों भी। तो इसे ये यहाँ पर उनकी जगह पर एक नई इमारत यहाँ पर तामीर की गई है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की याद में, जिसे मेमोरियल टावर भी कहा जाता है। खासतौर पर उसे हाईलाइट किया गया है यहाँ पर। तो इस तरह से वक्त के साथ साथ किस तरह से इमारतों की बनावट, शहरों की बनावट भी तब्दील होती जाती है, इस तस्वीर के ज़रिए ज़ाहिर होता है। तो आज के लिए ये लेक्चर ख़त्म होता है और इस सबक का जो बचा हुआ हिस्सा है जिसमें शहरी ज़मीन का इस्तेमाल और देही ज़मीन का इस्तेमाल, ये मैं इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में अपलोड करूँगा। शुक्रिया।